फर्स्ट ईयर में जाकर के चुनाव भी लड़ लिया, जॉइंट सेक्रेटरी बना 82 में। लेकिन मेरी अपनी रेस्टोरेंट थी, चाय पोहे की दुकान, वो भी चलाता था और फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास भी होता रहा। मुझे इस बात का आनंद है, चुनाव भी लड़ता था। और ऐसा कहते थे उस समय के जो फर्स्ट ईयर है वो रेस्ट ईयर, अगर चुनाव लड़ लिए तो फेल हो जाते थे। तो मैं इस टेंशन में रहता था कि अभी तक साइंस कॉलेज के जितने विद्यार्थी चुनाव लड़े वो आगे पढ़े ही नहीं, आगे बढ़े नहीं। तो मैंने परमात्मा की दया से फर्स्ट ईयर में चुनाव भी लड़ा, जीता भी सही, और सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। उसके बाद भी बड़े लगातार चलाते रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ठंड ज्यादा है, लेकिन हाथ वाथ में कुछ मजा आना चाहिए नहीं इस बादल में। मैं आपकी कॉलेज जीवन और छात्र जीवन में किस तरह से आप कुछ क्या शरारतें थी जो याद है उस पर भी आना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आपने छात्र प्रदेश में घूमता हूँ तो 20 साल के 22 साल के मतलब हमारे युवा सरपंच ऐसे मिलते कि मैं सबसे युवा हूँ प्रदेश का। मुझे खुशी होती कि मैं सबको कहता हूँ तू ही प्रदेश का सबसे बढ़िया, और कोई है ही नहीं। क्योंकि ये हमारे भी जो चुनाव का मौका मिलता है, और ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर पार्षद बनना, पंचायत में सरपंच बनना, पंच बनना, अच्छा निर्वाचन की पद्धति में जाकर के, जैसे मैं अभी आपके में से प्रश्न उठाता हूँ, यहाँ जितने बैठे मित्र, आप में से राजनीति में कौन कौन आना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। अब इसका क्या अर्थ हुआ, रुपए में 10% भी हाथ नहीं उठे, बाकी ने उठाए ही नहीं। अब देश को कौन कौन आगे बढ़ाना चाहता है, हाथ खड़े करो। सभी बड़ा, और जो नहीं खड़ा कर रहा उसका क्या अर्थ निकालो। लेकिन आप, मैं तो नहीं बोलूंगा ये, हमारी एक बहन ने बोल दिया, लेकिन आपने सबने हाथ खड़ा किया। अब मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर आपसे लेता हूं। जब हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे युवा देश कौन है? कौन कौन को मालूम, हाथ खड़े करो। तब बताओ, आप सबको मालूम है तो राजनीति में नहीं आओगे तो ये युवा देश बढ़ेगा कैसे? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सब? आप कॉलेजों में चुनाव चालू करवा पाओगे आपके नेतृत्व में? तो ये सब चुनाव लड़ना चाहेंगे कॉलेज में? मैंने चुनाव आपको इसीलिए वो प्रश्न कर दिया। कॉलेज में चुनाव लड़ने से मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। कॉलेज के चुनाव में कोई भी विद्यार्थी मेहनत करता है। मैंने बताया ना कि मेरे पहले और बाद में, मेरे जैसे पूरे प्रदेश में कॉलेज के चुनाव डायरेक्ट होते थे, और डायरेक्ट चुनाव में केवल चुनाव का भूत ऐसे चढ़ता है कि पढ़ाई भूल ही जाता है। उसका दुष्परिणाम यह आता है, उसका ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है। लेकिन आज इतना अच्छा मौका आ गया है, ये अपने पंचायत के, नगरीय निकाय के, पार्षद के, किसी का भी चुनाव लड़े, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो युवाओं को मौका मिला है माननीय हमारे लोकतंत्र के माध्यम से, तो आज के इस दौर में तो मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो और बल्ले बल्ले, आपके तो आनंद ही आनंद है। तो कॉलेज के चुनाव के साथ आज की स्थिति क्या हो गई कि हमारे अपने युवा विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में आ गया है। मैं तो कॉलेज के चुनाव के लिए आप, मैं उसमें छोटी सी बात करता हूँ, क्योंकि अब क्या है, पहले होती थी हिंसा, होती थी, पढ़ाई नहीं होती, तो अगर चाहेंगे तो चुनाव करा देंगे। ताली बज जाए भाई, सारे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, और ऐसे युवा जो माध्यम से राजनीति में आना चाहते थे वो नहीं आ पाए। चौक के मंच से मोहन यादव जी ने कही, फिर से बचपन पे आता हूँ। हमेशा बात होती है कि राजनीति उनके लिए जो या तो बहुत समझ कुछ, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि दुकान पे भी बैठे। हमारे परिवार में खेती बाड़ी तो थी, लेकिन खेती बाड़ी की सूखी खेती होती थी। तो सूखी खेती होने के कारण से रोजमर्रा की आमदनी के रास्ते नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से पिताजी की इच्छा थी कि बच्चे सब पढ़े, मैं भी पढ़ूं, आगे बढ़ूं। और वो इतने स्वाभिमानी और खुददार व्यक्तित्व के धनी थे कि वो हमारे लिए, माफ करना, आप बुरा मत मानना, अब ये बदलाव दौर है कि अब तो शिक्षा नीति में बदलाव आ गया, अब तो उसकी बात नहीं। पहले तो ये मान के चलते थे कि ये कॉलेज में जो पढ़ते लिखते हैं, मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो ये जानते थे कि पढ़ने लिखने से कोई काम धंधा नहीं मिलने वाला, ना इनको नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसलिए वो कहते थे बेटा तुम भले कॉलेज में चले गए, अपनी हम 3 भाई, जैसे हम 10वीं पास 11वीं पास करने के बाद गए, पहले 11वीं पास होती थी, आजकल 12th पास होती है, तो तुरंत एक दुकान खोल देते, दुकान चलाते रहना और पढ़ते रहना। तेरी दुकान कम से कम वो पढ़ाई हो ही नहीं हो, दुकान से तुम्हारा जिंदगी बन जाएगी, ये वो जानते थे। काम धंधा अपना होना चाहिए ताकि स्वाभिमान के साथ जीवन जी जा सके। इसलिए उस सिस्टम में आज वो हम इस संकेत में समझ सकते हैं कि शिक्षा वो
जो भविष्य में हमारे सपनों को सार्थक करने में कोई अपने को मजबूती प्रदान करे। केवल कागज की डिग्री लेने जाने से तो अच्छा कि कॉलेज छोड़ दो, फायदा क्या उसमें। केवल कागज की डिग्री लेने से बात नहीं बनती है। कागज की डिग्री के साथ हमारे अपने कौशल से, ज्ञान से, हमारी अपनी योग्यता से हम कोई मुकाम हासिल कर ले। और मुझे इस बात की खुशी है जिस दिन डे फर्स्ट से हमारी सरकार बनी, इसलिए हमने इन्वेस्टर समिट करते करते कहा कि बच्चों, मित्रों, आप स्टार्टअप लाइए, मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा, आप अपने रोजगार देने वाले बनो। कहाँ रोजगार के चक्कर में पड़ो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हर सेक्टर में आगे बढ़े, सब प्रकार से मदद करने को तैयार है। लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता, जो अपने ज्ञान कौशल से आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि हमारा एक रेशो है, आपको मालूम है। ये स्कूल के जीवन में अगर अपन यहाँ एक केवल एक रेशो बताता हूँ अभी आपके बीच में, दुर्भाग्य से आज भी आप कभी याद करना कि प्राइमरी में जितने बच्चे रहते हैं, वो प्राइमरी के बच्चों की संख्या क्या 100% मिडिल में आ जाते हैं? ड्रॉप आउट होते बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा होते हैं? गाँव में या बहुत सारी जगहों पर तो 50-60% का भी रेशियो है ना। एक मोटा रेशो है आज भी। जितने बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं, कक्षा 6 तक आते आते अगर पूरा इनाल अपन प्रदेश का ले ले तो केवल 33 बच्चे वो मिडिल तक पहुंचने की कक्षा 6 में प्रवेश करते हैं। 100 में से, हाँ 100 में से। और वो 33 में से जो मिडिल करके निकलते हैं वो संख्या रह जाती मात्र 9। और 9 में से भी संख्या जिनका स्कूली जीवन हायर सेकेंडरी का पूरा होता है वो मात्र 3 रहते हैं जो कॉलेज में कौन सा बीए, बीकॉम, बीएससी इस टाइप की जो प्लेन डिग्री है जी, मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। और जिनका ग्रेजुएशन पूरा होता है वो कोई एक भाग्यशाली होता है। तो हम अपने ग्रेजुएशन होते होते 99 लोगों को रास्ते में छोड़ के आए। तो हम अपने जीवन की भी चिंता करें। हमने खूब बातें की थी मालवा की, सराफे की, और अब हम मालवा में ही बैठे हैं और मालवा की ठंड का आनंद भी ले रहे हैं। अब मैं तो इसमें मेरे पास बोलने के लिए क्या है। मालवा से, मध्य प्रदेश से अतीत में अटल जी ने मिलकर के देश भर में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद किया, तो हम तो उनको ही फॉलो कर रहे हैं। हमारे बीच में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की गौरवशाली परंपरा है। वैसे मैं अतीत के काल की बात करूं तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक सब मालवा से ही बढ़ करके दुनिया में सुशासन की सबसे बड़ी मिसाल अगर कोई बने तो सम्राट विक्रमादित्य बने। मुझे इस बात का गर्व है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। एक मुख्यमंत्री के पास में 55 जिले हैं, वो अपने कार्य का बंटवारा करता है। कार्य का बंटवारा करते हुए प्रत्येक मंत्री को किसी को 2, किसी को 1, अपना बंटवारा करते करते 54 जिलों को काम बांट देता है। तो मैंने बाकी को काम बांटा, एक का नहीं बांटा, तो मैं कोई प्रभारी थोड़ी हो गया। ये उसी प्रकार से जैसे मेरे मकान में 5 कमरे हैं, मैंने 4 किराए से दे दिए और एक खाली जगह तो मैं किराएदार थोड़ी हो गया उस कमरे का। अरे मैं तो मेरे पास पूरी अपने व्यवस्था, अरे खाली रख लिया, अपने लिए रख लिया भाई, जरूरत पड़ेगी तो जो मर्जी ने कर लेंगे, तो किराएदार तो नहीं है। वैसी प्रकार से मैं प्रभारी मंत्री नहीं हूँ। हाँ, इसको मैंने खाली रखा है, मौका पड़ेगा तो देखेंगे क्या करना उसका। क्योंकि आपने बहुत अच्छे से भाई ताली बजा दो, बहुत सारे संशय थे और ये खाली भी है तो, लेकिन आपकी नजरों में है। और इंदौर हमेशा से बहुत सारी प्रगति की चाह लेने वाला शहर है। इंदौर में आप बैठे हैं, आपके सपनों में इंदौर की तरक्की के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, इंदौर हमारे प्रदेश का रोल मॉडल है। मैं पूरे प्रदेश को इंदौर बनाना चाहता हूँ, इतना अच्छा है इंदौर हमारा। बहुत शानदार है यार, इसमें ताली की गूंज थोड़ी जोरदार होनी चाहिए भाई। इंदौर की तरक्की से बात निकली कि पूरा प्रदेश ही इंदौर जैसा बन जाए। लेकिन अभी आधी बात बोली, आधी और बाकी है। पूरे प्रदेश को इंदौर जैसा बनाना चाहता और इंदौर को बंबई, दिल्ली से आगे ले जाना चाहता। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा हो। ऐसी बातें होती रही, काम भी हुआ है, लेकिन और तेजी से काम हो, ऐसी इंदौर की चाह है। फिर से आते हैं आपके व्यक्तित्व के पहलू पे। पहलवान अच्छे खासे युवा मित्र बैठे हैं, का चक्कर में पड़ो, दूसरी कोई बात। मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ, देखिए
मेरा मानना है, मेरे परिवार में भी, मेरे बच्चों का भी, अभी मैंने इस पूरे मामले में यही लाइन हमारे पिताजी के समय से है कि हमारे अपने जीवन काल में हम सब चीजों को समय दें, पढ़ाई को भी समय दें, काम धंधे को भी समय दें। शरीर ये परमात्मा की देन है, इसकी सेवा भी करना है। इसलिए योगासन, प्राणायाम, कुश्ती, स्विमिंग, रनिंग, जितने प्रकार के खेल हो सकते हैं, मैं हॉकी से लेकर के सारे खेल में बचपन से सारी चीजों में, कुश्ती संघ का तो 20 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे बीच में परमात्मा की दया से ऐसा जो कहावत है वो गलत नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और समय कम है, आगे के भी कई कार्यक्रम हैं और मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, 2 सवाल उसका जो छोटे सवाल है जिससे कि हम कोशिश करेंगे आपकी पसंद को जानने की बेहतर तरीके से। बहन के लिए जरा ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। अब ये महाकाल की नगरी है, इसका मतलब काल की नगरी, और काल की नगरी मतलब समय की नगरी। समय की नगरी है ना, और समय की नगरी मतलब आप अतीत के काल में चले जाओ। फ्रांस की राजधानी पेरिस से होता था, 50 साल तक वहां से होता रहा। 250 साल बाद अभी अंग्रेज जब हम पे हावी हुए, हम गुलाम हुए। वो 300 साल पहले मालवा से उज्जैन से होता था। ये हमारा उज्जैन के पास डोंगला नाम पे हमने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है, और संयोग से कल 21 जून है, आप 21 दिसंबर है। ये जो हमारा सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है, वो अपनी आंखों से देख सकते हो। दोपहर में ठीक 12 बजे एक शंकु यंत्र बनता पृथ्वी पे, ऐसे थाली बीच में गीला गाड़ दो, ठीक 12:27 पे सूर्य की किरण, वो जो छाया बनने लगेगी, वो ऐसी छाया के बजाय उसकी दिशा बदलेगी। वही दिशा बदलने की जगह ये उज्जैन है। तो ये दुनिया के अंदर अपना जो महत्व है कि ग्रीनविच के बजाय, ग्रीनविच में और अपने में क्या अंतर है, आप इसमें ध्यान देना कि हमारे पास, आप बताइए, रात में 12 बजे दिन बदलता है, ऐसे ही बोलते ना। आप में से भी कई लोग अपन सब गलती करते कि ताली बजाते कि जन्मदिन हो गया चालू। आप बताइए, इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा जीव है जो रात की 12 बजे अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है? मध्य रात्रि में कोई चालू करता है क्या? या तो सूर्योदय के साथ करता है, या उल्लू महादेव महालक्ष्मी का वाहन सूर्यास्त के बाद चालू करता है। लेकिन रात की 12 बजे तो कोई चालू नहीं करता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? 12 बजे केक काय का कितनी बजे काटते हैं? तो मेरी बात सुनना कि आप केक काटना उस समय बंद कर देना, क्योंकि 12 बजे कोई दिनचर्या चालू नहीं करता है। तो सब सूर्योदय के साथ करते हैं या सूर्यास्त के समय होते हैं। और मैंने अभी, आप जाके देखना, उज्जैन में ऑब्जर्वेटरी के पास वैदिक घड़ी स्थापित कराई, और उस वैदिक घड़ी में ही इस बात को जोड़ा है कि हमारे पास में शुद्ध समय की दृष्टि से 24 घंटे को, 24 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट को 24 घंटे से गुणा कर दो तो लगभग 1400 मिनट आते हैं। और 1400 मिनट में अगर हम 44 का भाग देंगे तो हमारे पास ये अपना आप में लगभग 44 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो ये जो हमारी गणना है, काल की गणना है, समय की गणना है, ये हमारे अपने प्राचीन काल से भारत से होती आई है। और इस मामले में ये सौभाग्य की बात है, पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है, बांग्लादेश विरोधी देश है, चाइना और बाकी देश भी है, लेकिन ये समय की गणना भारत से होना चाहिए, मध्य प्रदेश से होना चाहिए, उज्जैन से होना चाहिए। अच्छी बात है, लंबा सांस्कृतिक वैभव रहा है, जो बीच में कहीं धूमिल हुआ है, और चूंकि संस्कृति का मंच है, साहित्य का मंच है, कला का मंच है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।